हेलो एवरीवन, वेलकम टू पागम एकेडमी। किरण पब्लिकेशन का आप लोगों का ये यहाँ देखिए, किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी या फिर जिसे हम लोग बीएसएससी भी कहते हैं, ये मतलब जो भी पैटर्न, परीक्षा पैटर्न, उस पैटर्न पे आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन ने अपना प्रैक्टिस वर्क बुक निकाल दिया है। तो आप लोग इसे अपने आसपास किसी भी दुकान से खरीद करके आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बिहार एसएससी का सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसमें टोटल 30 सेट दिए गए हैं। ओके, तो आप लोग ये बुक लेकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए हम जितने भी सेट है, सारे सेट का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे आप सारे सवालों की विस्तृत जानकारी ले पाएंगे। ओके, और उसी तरह से आज हम आपके लिए सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। पहला सेट देखते हैं, पहला सेट क्या है। ओके, आज हम लोग पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे 1। ओके, एक एक करके हम लोग सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और खुद से उसे सॉल्व कीजिए। समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी जब 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके, उसके अध्यक्ष कौन थे? 1940 से लेकर के आप कहिएगा कि 1940 से लेकर 45 तक तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। लेकिन देखिए, कांग्रेस का जो भी अबुल कलाम आज़ाद थे। ओके, लेकिन कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते थे? वो साल के अंतिम महीने में चुने जाते थे। और ये बात हो रही है, ये जून की बात हो रही है। ओके, ये मतलब 20 साल के बीच महीनों की ये बात हो रही है, जून जुलाई की, इस टाइम की बात हो रही है। इस समय हमारे अध्यक्ष कौन थे जो 1939 में चुने गए थे? तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ओके, और वही अभी तक 1940 में के जून में अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी को समेकन करने का मतलब अपने मिलाने का मतलब सब साथ हो, हिंदू मुस्लिम एक साथ करने के लिए प्रयास किए थे। उनका मतलब ये था कि जो मुस्लिम लीग थे, जो एक लाहौर प्रस्ताव पेश करने के बाद कि मतलब कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मतलब जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की थी। ओके, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने जिन्ना को एक ऑफर भी दिया था कि अगर आप ये मतलब पाकिस्तान मांगने के प्रस्ताव को रोक लेते हैं, ठीक है, अगर या फिर आप नहीं लाते हैं ये प्रस्ताव, तो आज़ादी के बाद हम आपको इस देश का पीएम बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन जिन्ना इस बात को नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना नया देश बना करके हम वहीं के प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके, ये थी बात। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये बिल्कुल ही इससे अलग है। ऑप्शन कर रहा है ब्लैक होल की बात, जो कि कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ओके, और ये इस टाइम पीरियड भी इसका अलग है। ये कब हुई थी? 1760 में। ओके, हुई थी ये घटना 1756 में 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी ब्लैक होल की। कहाँ पे? कोलकाता में। और ब्लैक होल की घटना क्या थी? बहुत ही मतलब एक दर्दनीय घटना थी, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 146 अंग्रेजों को इन्होंने 146 अंग्रेज थे, इनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, जिसमें से कि सारे अंग्रेज मर गए, सिर्फ 23। ओके, सिर्फ 23 अंग्रेज ही ऐसे थे जो वहाँ से जिंदा बच करके आ पाए। तो ये थी ब्लैक होल की घटना। आप देखते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या है। ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जो हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। बिल्कुल नहीं। ओके, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो 1940 का ये मतलब मुस्लिम लीग का एक साथ करने का प्रयास था, उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। दोनों ही जो स्टोरी है, दोनों ही जो कहानी एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो इसका यह क्या हो जाएगा? करा है कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी रिलेट इससे एक दूसरे से नहीं करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? ठीक है, जैसे देखिए
हिंदुओं के पूजा स्थल को मंदिर कहते हैं, मुस्लिमों का पूजा स्थल को मस्जिद, फिर सिख लोगों का गुरुद्वारा होता है, क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है। उसी तरह से एक सिनेगॉग, ये भी क्या एक पूजा स्थल है, ठीक है, पूजा, या फिर यहाँ पे जाकर के वो लोग उस धर्म के लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं। ओके, तो ये कहाँ का है, तो ये यहूदी लोगों का ये क्या है, पूजा स्थल है, प्रार्थना स्थल है, यहाँ जाकर के वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो कह रहा है सिनेगॉग जो होता है ये किसका पूजा स्थल है, यहूदी लोगों का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत है, क्या संकेत करते हैं। देखिए खुले बाजार के संचालन ये क्या संकेत करते हैं, तो खुले बाजार ये बैंक द्वारा साख नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण उपाय होता है। ओके, जो साख होता है हमारा बैंक का जो साख होता है, इसे नियंत्रण करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ओके, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का जो भी होता है उसका क्रय विक्रय होता है। ओके, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना, बिल्कुल नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। देखिए ये अभी करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल किन्हें बनाया गया है, BL जोशी, केसरीनाथ त्रिपाठी, और 2 ऑप्शन क्या है, शिवराज पाटिल और मार्गरेट अल्वा। तो ये देखिए आप लोग कि अभी पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसकी राजधानी हो जाएगी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल किन्हें बनाया गया है, केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए छत्तीसगढ़ में तो लौह और इस्पात का कारखाना है, हम लोग जानते हैं, और ये हमारे भारत का क्या है, पहला कारखाना है। ओके, और ये किसकी सहायता से ये कारखाना बना था, तो ये जो होता है सोवियत संघ, या फिर जिसे हम लोग रूस कह सकते हैं, अभी सोवियत संघ की ये सहायता से बना था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चली थी, 1956 से लेकर के 61 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन बना था, छत्तीसगढ़ का लौह और इस्पात कारखाना, किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, ये भी ध्यान रखिए। ओके, और ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक कारखाना है। ओके, और ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ के बर्नपुर, सलेम, भिलाई, बोकारो, इसका सही आंसर होगा भिलाई। छत्तीसगढ़ के कहाँ है, बोकारो में, भिलाई में स्थित है। और बर्नपुर ये हमारा कहाँ है, तो बर्नपुर ये क्या कहते हैं, आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। ओके, और सलेम ये हमारा तमिलनाडु में आता है, बोकारो ये झारखंड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है। देखिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके, ये कितने स्टॉक्स पर आधारित है, ये हमारे भारत का है, ठीक है, जिसको भी अभी हम लोग मुंबई शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का मूल्य भारित सूचकांक है। और देखिए ये जो होता है कह रहा है कितने स्टॉक्स पे आधारित है, तो ये टोटल 30 स्टॉक्स पे आधारित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। देखिए वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपातकाल के बारे में हमको कहाँ से कहाँ तक पता चलता है, 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं 352, ये जो होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। जब कोई राष्ट्रीय नेशनल मतलब ये इमरजेंसी लगती है तो 356 जो होता है ये राष्ट्रपति शासन काल को बताता है, किसी एक स्पेशल राज्य में या कुछ राज्यों में ये लगता है राष्ट्रपति शासन। और 360 जो होता है ये क्या है, ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसे जो होता है संसद एक बार क्या करे, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होने पर वित्तीय आपातकाल ये क्या होता है, निरंतर जारी रहता है जब तक इसे रद्द ना किया जाए। ओके, तो वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 360, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया है, तो ये 1784 में आया। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट को कब लाया गया, 1784 में।
इसमें सरकार क्या की थी, इसमें सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया था। मतलब ब्रिटिश सरकार का उन्होंने क्या किया था, कंपनी पे अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। पहले ये कंपनी स्वतंत्र थी, अब इस पे क्या हुआ था, सरकार ने अपना कब्जा मतलब अपना जो नियंत्रण था वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उन्होंने गठन किया, ठीक है, जिसको या फिर हम लोग नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, देखिए अहिंसा के पुजारी किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। ओके, तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस कब था, जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर। उन्हीं के जयंती को, उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2। और उनकी जो मतलब मृत्यु की तिथि थी, पुण्य तिथि 30 जनवरी, इसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं, इसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ओके, शहीद दिवस के रूप में। लेकिन यहाँ हम लोगों से अहिंसा दिवस की बात कर रहा है, तो अहिंसा दिवस हो जाएगा 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी का देखते हैं निर्माण कैसे होता है। ओके, रिफ्ट घाटी जो होती है ये विवर्तनिक मतलब जो हलचल के कारण, भ्रंशन के कारण इसका निर्माण होता है रिफ्ट घाटी का। और रिफ्ट घाटी में हमारी मतलब भारत की कौन कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, ओके, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियाँ जो होती है वो किस में बहती है, रिफ्ट घाटी में ये सब बहती है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो कावेरी, ताप्ती, सोन और केन, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। देखिए संघीय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेडरल। ओके, और संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ना कि भारत एक संघीय व्यवस्था है। जैसे कि हमारा जैसे कि अमेरिका देश जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे संघीय प्रणाली जो होती है, संघीय व्यवस्था वो चलती है। अमेरिका क्या है, एक संघीय व्यवस्था है वहाँ पे, लेकिन हमारा भारत देश ये यहाँ पे क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ना कि संघीय है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ओके, तो इसका हो जाएगा संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3। 12 है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए ओपेक होता क्या है, तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, जो भी पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट करने होता है जहाँ जहाँ, उसका एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत जो होता है मतलब कुछ देश हैं, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1960 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है, और इसका ये क्या है, हेडक्वार्टर है। तो इसके अंदर जो है कुछ सदस्य देश हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, ये सब क्या है, इसके सदस्य हैं। लेकिन कौन कह रहा है यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है, तो देखिए अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, ये तीनों इसके सदस्य हैं। तो कौन सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका। साथ साथ आप लोग ये क्वेश्चन बनाते जाइए, अगर आप लोग उसका आंसर चाहते हैं तो अच्छी बात है, और जो भी नहीं आप लोगों को पता है उसको डिटेल में बताते जा रही हूँ, तो वो भी आप लोग देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है, उद्योग, फर्म, सरकार या फिर खरीदार। तो देखिए फर्म जो होता है इसमें क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, फर्म। ओके, फर्म क्या होता है, ये फर्म निर्धारण करने वाली नहीं होती है। फर्म जो होता है वो हमेशा क्या होती है, मूल्य ग्रहण करने वाली होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कीमत ग्रहीता, तो कीमत ग्रहीता कौन करता है, फर्म, ऑप्शन नंबर हमारा 3। नेक्स्ट है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है।
मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और ढांचागत बेरोजगारी। देखिए मौसमी बेरोजगारी जो मतलब मौसम के अकॉर्डिंग आए, जैसे कभी क्या है कि कुछ कुछ व्यवसाय में ऐसा होता है कि आपको गर्मी में तो काम मिल रहा है लेकिन ठंडा में आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वो हो गई मौसमी बेरोजगारी। या फिर बारिश के टाइम में आपको वो काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गई मौसम के अकॉर्डिंग, तो मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, मतलब एक जो होता है एक सर्कल, उसके अकॉर्डिंग आपका चले। तो यहाँ एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि जनरली ये कृषि श्रमिक में यही देखने को मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए कि खेत में क्या होता है कि जब वो जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ 4 लोग भी रहेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य उसमें मिले होते हैं। मतलब जैसे परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 वहाँ जा कर के रहते हैं, जबकि काम जो होता है वो हमारा 4 से भी हो सकता है। तो बाकी के जो यहाँ पे 6 हैं, ये क्या कर, यहाँ पे इन 6 का क्या हो रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो रहा है। ओके, मतलब इसमें जब किसी विशेष कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं, यदि इस अतिरिक्त श्रम को हटा लिया भी जाए तो भी मतलब उसकी उत्पादकता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और कृषि श्रमिकों में हमें अक्सर यही बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ओके, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, कथक मणिपुर, भरतनाट्यम केरल। कौन कहाँ का नृत्य नहीं है, मतलब है और यहाँ पे कौन सा गलत दिया हुआ है, एक सही है जिसे हमें चुनना है। तो देखिए कुचिपुड़ी ये कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है कथक, ये कहाँ का है, तो कथक जो है ये कहाँ का है, केरल का। ओके, ये गलत है। कथक कहाँ का है, कथक तो कथक उत्तर भारत का, यूपी का जनरली। और भरतनाट्यम ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का। तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 16 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये किसका मतलब अंग है, ये यूएनओ को जो 6 अंग है उसी का ये एक पार्ट है। ओके, इसमें 5 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी हैं वो 5, वो तो फिक्स है, और जो अस्थायी सदस्य हैं उनका जो होता है हर एक 2 वर्ष पे चुनाव होता है। कितने वर्षों पे, हर एक 2 वर्षों पे चुनाव होता है, बदलते हैं वो। तो निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 3। 17 है, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले आए थे। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, खिलजी वंश के आसपास आए थे, पहले और बाद आए थे ये लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कह रहा है खिलजी वंश से पहले आए थे, खिलजी 2nd नंबर पे आया था। ओके, इसका एक ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सांस लो। ओके, गुलाब खिले तो सांस लो, क्योंकि अच्छी खुशबू होती है उसकी। ओके, तो जब गुलाब खिले तो उसकी सांस ले लो। तो गुलाब क्या है, गुलाब से हो गया गुलाम वंश। ओके, खिले से हो गया खिलजी, आप लोग लिख लीजिएगा मैं बोलते जा रही हूँ। और तौ से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद, और यहाँ जगह नहीं है, लौ से हो जाएगा हमारा लोधी वंश। तो कह रहा है खिलजी वंश से पहले कौन आए थे, खिलजी वंश से पहले आया था गुलाम वंश, और इसके जस्ट बाद कौन आया था, तुगलक वंश। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है मेनली कि खिलजी वंश के आसपास कौन से वंश आए थे, तो कौन आए थे, गुलाम और तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो ये झांसी की रानी थी। ओके, और ये लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ये कहाँ है, ये हमारा झांसी में नहीं है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हमारा है ग्वालियर में। ओके, कहाँ पे है, ग्वालियर, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है।
मतलब लघु संविधान, उसमें इतने सारे संशोधन हुए उस संविधान संशोधन में कि उसे लघु संविधान कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। इसमें जो होता है बहुत सारे संशोधन किए गए, जैसे हमारा प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ। प्रस्तावना में क्या हुआ? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और इसमें जो होता है मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, उसे भी जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। और भी काफ़ी सारे इसमें बदलाव किए गए थे। तो लघु संविधान किसे हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित था? देखिए, दल बदल कानून जो होता है हमारे किस अनुसूची से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। और कौन से संशोधन से हुआ था? तो ये हमारा 52वां संविधान संशोधन। ओके, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। और ये किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ओके, दल बदल कानून क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चुनाव जीत लिए, ठीक है, चुनाव में खड़ा हुए थे, या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के मतलब 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य मतलब करार दिया जाएगा दल बदल कानून के तहत। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। 21 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? सीटों के बंटवारे का बात कौन सा करती है? चौथी, 5वीं, 6ठी या फिर 3री? ओके, 3री अनुसूची शपथ के बारे में बताती है। ठीक है, शपथ ग्रहण जो होता है उसके बारे में ये बताती है। और चौथी अनुसूची जो है वो क्या करती है? मतलब राज्यसभा में सीट के बंटवारे का ये निर्धारण करती है। और हमारे जो 5वीं अनुसूची है, ओके, 5वीं अनुसूची SC ST अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है। और हमारे जो 6ठी अनुसूची है ये कुछ स्पेशल राज्यों में, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों में, ठीक है, इन 4 राज्यों में जो वहाँ की जनजाति क्षेत्रों के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, नियंत्रण करने के बारे में बताती है। तो यहाँ पे सीटों के बंटवारे की बात करिए तो वो हो जाएगा हमारा चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 22 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ओके, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था KT शाह ने। ओके, ये किसके बारे में कहा गया? नीति निर्देशक तत्व DPSP। ओके, कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। ओके, और KT शाह ने कहा था कि ये उस चेक की तरह है जिसका भुगतान जो होता है बैंक अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, वो जब सुविधा उसे लगती है वो तब करता है। किसने कहा था? KT शाह ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? देखिए, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। देखिए, तात्या टोपे, ओके, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, ये सभी उस समय के हैं जब हमारा 1857 का क्रांति चल रहा था। लेकिन टीपू सुल्तान ये बहुत ही पहले की बात है। ओके, टीपू सुल्तान ये कब का था? इन्होंने जो होता है ये मतलब जब 1799 में, ओके, जब 1799 में एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये तभी ही पराजित हो गए थे, हार गए थे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये मैसूर के शासक थे। तो ये 1857 की क्रांति में तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है 24, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो देखिए, शिव कुमार शर्मा जो होते हैं ये संतूर बजाने के लिए, ओके,
ये जम्मू कश्मीर के हैं और ये मतलब संतूर वादक हैं, भारतीय संतूर वादक है, बहुत ही अच्छा ये संतूर बजाते हैं। 25 है, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना, ओके, ये जो होता है ये जवाहर रोजगार योजना जो थी, जवाहर रोजगार योजना, उसी के उप योजना के तहत इसको लाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसे स्वतंत्र रूप से इसे लागू किया गया इंदिरा आवास योजना को। और इसे कब लाया गया था? तो 1985 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है हमारा 26, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? एयरफोर्स में सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर या फ्लाइट लेफ्टिनेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्लाइंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 1। 27 है, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में, यहाँ राष्ट्रगीत नहीं, यहाँ राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 28, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है? तो देखिए, जो हमारा ये बीच में सूर्य है और इसकी पृथ्वी जो होती है इसके चारों ओर ये इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, तो कह रहा है पृथ्वी, जैसे मान लो यहाँ पृथ्वी ये है जब सूर्य से ये बहुत नज़दीक है, और एक ये टाइम है जब ये पृथ्वी क्या होती है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होती है। जब पृथ्वी जो होता है सूर्य के सबसे निकट होती है उस स्थिति को हम लोग कहते हैं उपसौर, ठीक है, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर। और जब सबसे ज़्यादा दूर होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर। जब सबसे निकट होगी तो वो कहलाएगा उपसौर, और जब सबसे ज़्यादा दूर होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर। और देखिए, उपसौर की स्थिति ये कब बनती है? 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उपसौर 3 जनवरी और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कब सूर्य से न्यूनतम दूरी, इसका मतलब ये क्या? उपसौर की बात करिए, उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 2। 29 है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी का सबसे पहले कौन खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता। ओके, किसे खोजा था इसने? इसे सिंधु घाटी, ओके, सिंधु घाटी इसे किससे सबसे पहले खोजा था? तो इसका दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 ईस्वी में। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन सबकी खोज की, लेकिन सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की, दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 ईस्वी में। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, बिहार में मगधी भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है? तो पहले कवि कौन माने जाते हैं? ईशान, ऑप्शन नंबर 1। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? मतलब ठंडी जलधारा के बारे में पूछ रहा है। वेंगुएला, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशिबो या फिर ब्राज़ील? तो देखिए, ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी? वेंगुएला। कौन सी है? वेंगुएला। ये क्या है? ठंडी जलधारा। ये कहाँ बहती है? तो ये कहाँ है? हमारे अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधारा है। कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोहों में से एक है। ये सही बात है। ओके, 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। ये भी बात क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार में से एक इसे घोषित किया गया। ये भी सही है। इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पे किया जाता है। देखिए, ये क्या है? ये गलत है। इसका पंजाब के लुधियाना में नहीं, इसका जो सम्मेलन होता है वो जलंधर, कहाँ पे? ओके, ये पंजाब के जलंधर शहर में देवी तालाब मंदिर में इसे मनाया जाता है। और इसका आयोजन 27 से 30 नवंबर, 27 से 30 नवंबर नहीं, 27 से 30 दिसंबर के बीच किया जाता है। ओके,
तो 3 और 4 ये हमारा गलत है, सही हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन देखें तो 1 और 2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात अचानक भारी बाढ़ का आना, लंबे समय से वर्षा का न होना, मूसलाधार बारिश, विनाशकारी हवा और वर्षा। ठीक है, तो देखिए चक्रवात जो होता है वो हवा और बारिश तो वो दोनों का ही क्या होता है, मिक्स होता है। दोनों जब निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात का बात करें तो ये क्या है, हवा और बारिश दोनों का मेल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विनाशकारी हवा और वर्षा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, भारत की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। लेकिन कह रहा है कि सबसे पहले दुनिया में, तो सबसे पहले कौन गई थी? वो गई थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ओके, और ये कहाँ की थी? ये थी रूस की। ऑप्शन नंबर हमारा 1। 35 है, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है? देखिए शेरशाह सूरी ये जो थे अफगान वंश से आते थे। ओके, और इनका मकबरा भी जो होता है वो किसमें, अफगान पद्धति में बना हुआ है। और इन्होंने अपने पिता का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ है, सासाराम में है, बिहार के सासाराम में। और इनके पिता का मकबरा जिसे सूखा मकबरा कहा जाता है, ये भी कहाँ है, बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है 35, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितने आयु होनी चाहिए? तो देखिए अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं, ओके, मतलब लोकसभा के सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25, ओके, और अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी एज न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 30, और इस दोनों में न्यूनतम कौन है, 25। तो न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो न्यूनतम आयु हो जाएगी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा 1। 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1885 में। ओके, किसके द्वारा की गई? डफरिन के द्वारा। सॉरी, उस टाइम में शासक कौन था? डफरिन था। ठीक है, और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, A.O. ह्यूम ने। ओके, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी, पहली सभा हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। ओके, पहली सभा इसकी कहाँ होती है? बॉम्बे में। और यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है, तो भारत का अगर पूछा जाए कौन सा है तो थार रेगिस्तान, राजस्थान का। लेकिन यहाँ पे विश्व का पूछ रहा है तो विश्व का हो जाएगा सहारा। ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका महादेश में है, जो कि एक नहीं कई देशों में क्या है, फैला हुआ है। कौन सा रेगिस्तान? सहारा रेगिस्तान। 39 है, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? देखिए इसमें से कौन है जो अलग है? हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ की बात करें तो 2 नॉर्थ के हैं और 2 साउथ के। लेकिन यहाँ देखें कि गुजरात, केरल और तमिलनाडु ये सब क्या है? तटीय राज्य हैं। ओके, मतलब इसकी सीमा जो होती है वो समुद्र से लगती है, लेकिन हरियाणा ये इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो इसलिए हरियाणा यहाँ पे क्या है? अलग है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 40, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। और यहाँ पे कौन सी जाति मतलब रहती है? तो सौरिया पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3। 41 है, भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार जो मोहर यूज करते हैं उसमें किस चीज़ का चिन्ह बना हुआ है? तो भारत सरकार का, हमारा भारत देश का चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, ठीक है, वहाँ जो 4 सिंह बने हुए हैं अशोक स्तंभ पे, वही क्या है? भारत का मोहर है, भारत का चिन्ह है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 2, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, यही क्या है? भारत सरकार की मोहर है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 42, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? मतलब किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, गोवा। 43 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? कितने राज्यों से तटरेखा, मतलब कितने राज्य हैं जो तटरेखा पर स्थित है, या फिर जो तटीय मतलब तट, कितने ऐसे राज्य हैं
जो भारत से मतलब ये भारत के तटीय क्षेत्र में आते हैं। ओके, तो टोटल कितने राज्य हैं? 9। और इसमें से कह रहा है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और भी मतलब जो राज्य हैं वो आते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। 44 है, राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर रामकृष्ण मिशन? राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की स्थापना, ये आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब की थी? 1828 ईस्वी में। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। 45 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, पंचायती राज अधिनियम में अति पिछड़े लोगों को कितने, मतलब जो ओबीसी हैं, ठीक है, या फिर ये बीसी कैटेगरी के जो ईबीसी के लोग आते हैं, इनमें इन्हें कितना छूट दिया गया है? तो ओबीसी के लोगों को 20%, ठीक है, और महिलाओं को कितनी छूट है? 50%, मतलब चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है 46, भारत की पहली विद्युत रेल किनके बीच चलाई गई थी? जिसे कि हम लोग डेक्कन क्वीन भी कहते हैं। ओके, तो भारत की जो पहली विद्युत रेल थी इसे कब चलाया गया था? ये 1 जून 1930 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से लेकर के पुणे, मुंबई से ये सूरत, मुंबई से इसे कहाँ ले जाया गया था? पुणे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के इसे पुणे के बीच चलाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई और पुणे। 47 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स। ओके, मतलब जो हम डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। बिक्री कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर। देखिए, ये सब क्या है कि उत्पाद कर, मनोरंजन कर और बिक्री कर, ये जब भी हम लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें टैक्स ऐड होते हैं पहले से। हम लोग उस कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी क्या करती है, वो सरकार को देती है। लेकिन ये जो संपत्ति कर है, इस पर हम सरकार को डायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स जो होता है वो हम लोग कर, वो हम लोग खुद देते हैं, ठीक है। अपना टैक्स हम लोग यहाँ पे संपत्ति का खुद जमा करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। 48 है, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ओके, तो देखिए, अभिनव भारत, इसकी जो मतलब संस्थापक थे वो थे हमारे BD सावरकर जी। कौन थे? BD सावरकर जी ने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने कब किया था स्थापना? 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना कब होती है? 1904 में BD सावरकर जी और इनके जो भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 49 है, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा जो होता है इसका अंत कब हुआ? 1829 में। किन्होंने किया? राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक ने भी इनकी बहुत हेल्प की थी, मदद की थी, और उन्होंने ही क्या किया था, ये कानून लाया कि सती प्रथा को बंद किया जाए। ओके, कब हुआ? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1। 50 है, जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कौन सा जिला नायलॉन के लिए फेमस है? हमारा मुंगेर। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जीके के टोटल 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों को करा दिए। ओके, और इसी तरह आगे जो भी सेट है, मतलब सेट 2, 3, 4 जितने भी हैं 30 तक, हम लोग सारे सेट के वीडियो आप लोगों के लेके आएंगे। आगे जो भी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस का पोर्शन है उसका भी वीडियो, उसका भी एक डिटेल से उसको एक्सप्लेन करके उन सब का वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।